सम्मानित साथियों, जय हिंद। साथियों, 6 नवंबर को राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के मॉड्यूल क्रमांक 1, 2 और 3 पर शैक्षिक संवाद आयोजित किया गया था और हमारे सम्मानीय अधिकारीगण के द्वारा इन मॉड्यूल्स पर चर्चा करते हुए जानकारी दी गई थी कि क्या इसमें महत्वपूर्ण दिया गया है, क्या हमने सीखा है और किस तरह से सीखी गई जानकारी को हम कक्षा में लागू कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हमारे जिन शिक्षक साथियों ने अगर मॉड्यूल क्रमांक 1 समावेशी कक्षा के संदर्भ में जानकारी नहीं सुनी है तो आप अवश्य सुनिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों, मॉड्यूल क्रमांक 1 जो हमने पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा हमने पूर्ण किया है, उसमें विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दिया गया है कि समावेश का तात्पर्य केवल CWSN बच्चों को कक्षा में समावेश करना नहीं है। इसमें वृहद रूप से जो बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के लिंग, जाति, धर्म आधार का जो भेदभाव है उसको भी हमें दूर करते हुए समावेश जेंडर वाइज भी हमें इंक्लूड करना है, बालिकाओं को भी उतना ही। तो 2 शब्द यहाँ हमने जो बात इसमें उभर कर आई है, इक्विटी और इक्विलिटी, समता और समानता। तो हमें अब ये समावेश का जो पहला पाठ्यक्रम जो है इसमें जो RPWD एक्ट जो है 2016 उसको भी इंक्लूड किया गया है, उसको भी इस संदर्भ में लिया गया। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात जो आपने इसमें सीखी है वो है UDL, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। तो यूनिवर्सल डिजाइन जो है अब एकीकृत रूप से सभी बच्चों को समान रूप से एक साथ लेकर हमें कक्षा में समावेशी माहौल तैयार करना है। तो अब इस पाठ्यक्रम में हमने जो सीखा, इस मॉड्यूल के माध्यम से जो हमने सीखा है उसको ट्रांजिट करना है अपने क्लासरूम सिचुएशन में। तो आप इसमें बेहतर कर पाएंगे, ऐसी अपेक्षा है सर। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन ला पाए या नहीं। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद क्या हमारे विचार इस तरह से बदलते हैं कि जो पूर्व में सोच थी कि दिव्यांग बच्चों के तो अलग ही स्कूल होने चाहिए, जो सामाजिक न्याय विभाग से अलग संचालित स्कूल होते थे, जो पुरानी परंपराएं थी, या जो शोध कहते हैं कि बच्चे यदि साथ में पढ़ते हैं तो पीयर लर्निंग के माध्यम से बहुत बदलाव आते हैं, इसलिए सभी बच्चे यदि एक साथ सीखते हैं तो समाज में भी तो उनको साथ में रहने की शिक्षा मिल सकेगी। इस तरह के जो दृष्टिकोण के छोटे छोटे बदलाव हैं, ये जब हम क्लासरूम में बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं तब परिलक्षित होते हैं। जैसे आमतौर पर बात सुनने में आती है, जब शिक्षकों से बात की जाए और यदि बच्चों के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं हैं तो शिक्षकों का एक ही जवाब होता है कि साहब ये पिछड़े समाज से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं या अनपढ़ श्रेणी के बच्चे हैं, इसलिए इनको सिखाना मुश्किल होता है या संभव ही नहीं, इसलिए ये कमजोर है। वहीं दूसरी ओर यदि हमने ये समझ लिया कि हम बच्चे को सिखाने के लिए हर चुनौती का सामना करेंगे और नए नए प्रयोग करके बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, तो सीखने के तरीके न केवल बच्चों के लिए बल्कि हमारे लिए भी एक सीखने की यात्रा बनेंगे और फिर एक अलग तरह का आनंद आने लगता है। और ऐसे बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी हैं, आपको अपने अड़ोस पड़ोस में भी मिल जाएंगे, जो इस तरह के नए नए प्रयोग करते हैं और वो उनका आनंद देखने लायक होता है जब वो बच्चों के बीच होते हैं। तो कहने का आशय ये है कि इस मॉड्यूल को पढ़ने के साथ साथ इसमें जब आप अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएंगे तो उसका प्रभाव बच्चों के साथ दिखाई देगा। समावेशिता को लागू करने में क्या क्या करना होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम सबसे पहले तो स्वयं जागरूक हों। जो बातें हमने किताबों में पढ़ी हैं, मॉड्यूल में पढ़ी हैं, वीडियो में देखा है और उसके बाद हमने उसको स्वीकार किया है कि हाँ, इस बात से मैं सहमत होता हूँ कि ये बात जो लिखी गई है ये बहुत उपयोगी है और मुझे अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। यदि ये मानसिकता का निर्माण हो गया तो आगे के चरण बहुत आसान हो जाते हैं, जिसमें हम कक्षा की प्रथाओं में बदलाव लाते हैं, छोटे छोटे से बदलाव लाकर स्वयं आनंदित होते हैं। और फिर जब हमारे बच्चे सीख रहे होते हैं, विकलांग बच्चे भी सीख रहे होते हैं, या जेंडर इक्विटी के इश्यूज आते हैं या सोशल इक्विटी के इश्यूज आते हैं, वो बच्चे भी सीख रहे होते हैं, तो हमारा जो पिछला स्टेटमेंट था कि बच्चे बुद्धू होते हैं, उससे बदलकर एक अलग तरह की यात्रा शुरू हो जाती है। और तब हम अपने पालकों के साथ बात करने में सक्षम हो पाते हैं, उनको बताने में सक्षम हो पाते हैं कि आपके अपने मेहनत से बच्चों में जो परिवर्तन आया है वो पालकों तक पहुंचता है और पालक भी उस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं और शिक्षक के प्रति उनके मन में सम्मान का भाव आता है।
ये जो नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं, इसको भी आपने अपने मॉड्यूल के दौरान देखा होगा। समता की बात अभी देवांग जी ने की थी कि समता और समानता, तो इस तरह से अंतर दिखाई देता है कि किसकी क्या आवश्यकता है, किसको कितने सपोर्ट की आवश्यकता है। ये बहुत अच्छा बोलता हुआ चित्र है और ये बात यदि हम हमेशा याद रखेंगे अपने बच्चों के साथ बातचीत करते समय, तो वो समानता के और समता के अवसर देने वाली जो बात है उसका डिफरेंस भी महसूस कर पाएंगे और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बच्चों की जो चुनौतियां हैं, यदि वो स्ट्रेंथ के साथ समझ में आए कि बच्चा क्या कर सकता है और कहाँ उसको परेशानी है, इसका विश्लेषण यदि हम दिन प्रतिदिन करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसको हम बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दिवांग, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ जी हाँ, इसमें अब हमें ये देखना होगा कि ये जो पिक्चर अभी आपने देखा इस स्लाइड में, तो अब हमें बच्चों को समान रूप से कक्षा में समान रूप से जो उन्हें अवसर उपलब्ध कराना है और अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ हमें इसमें उनके विकास के लिए उन्हें आत्म जागरूकता की ओर भी हमें ध्यान देना है। और इसके साथ जो ये आप देख रहे हैं, इसमें हमारी कक्षाओं में समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन किस प्रकार हो। तो क्रियान्वयन के लिए अब हमें सभी बच्चों को इंक्लूड करना है, सभी बच्चों को शामिल करना है। कोई भी बच्चा छूटे नहीं, किसी भी प्रकार के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव कक्षा में ना हो। दूसरा, फिर हमें जो काम करना है, प्रभावी संवाद बहुत जरूरी है। प्रभावी संवाद करें, बच्चों के साथ बातचीत करें, उनसे बिल्कुल फेस टू फेस आपका जो संपर्क हो उनसे आपका हो। और फिर इन चीजों को आप क्लासरूम में कक्षा प्रबंधन में किस प्रकार लागू करेंगे। जैसे कि CWSN के बारे में अगर हम डिसेबिलिटी वाइज भी अगर हम देखते हैं तो आप जानते ही हैं कि जैसे जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो जिनमें श्रवण क्षमता कम है, तो उन बच्चों को हमें फर्स्ट रो में आगे बिठाना है ताकि वो फेस रीडिंग कर सकें। तो इसी तरह का जो क्लासरूम में आप रोटेट करते हैं बच्चों को, तो इन बच्चों को विशेष स्थान कक्षा में देना है, क्लासरूम मैनेजमेंट हमें करना है। अब ये जो पाठ्यक्रम है हमारा, इस पाठ्यक्रम को भी आप इनके इन बच्चों के हिसाब से आपको एडॉप्ट करना है, करिकुलम एडॉप्टेशन हमें करना है। तो समावेशी जब हम कदम उठाते हैं, इनका क्रियान्वयन करते हैं, तो सभी बच्चे शामिल हों और इन बच्चों के साथ हम प्रभावी संवाद हमारा बना रहे। कम्युनिकेशन जो है आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें, क्लासरूम मैनेजमेंट करें, जो करिकुलम है उसको एडॉप्ट करें। जैसे जो पाठ्य पुस्तकें हैं आप देख रहे हैं, NCERT की पुस्तकें जो है उसमें काफी सारी चीजें अब इंक्लूड हो गई हैं, पिक्चर्स, कलर्स, फोटोग्राफ्स आए। आप अपने हिसाब से भी, जैसे अभी कोविड सिचुएशन का भी हम रिस्क में रेफरेंस लेते हैं, 40-60 का जो पाठ्यक्रम पुनर्नियोजन किया गया है, तो आप समावेश के आधार पे इस पाठ्यक्रम को भी आप एडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें अनुकूलन कर सकते हैं इन बच्चों की जरूरत और नीड के हिसाब से। तो ये बच्चे जो हैं दिव्यांग बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो इसको करने के लिए जो 4 सुनहरे नियम है इसमें देख रहे हैं, सभी विद्यार्थियों को शामिल करें। तो शामिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, उनकी खूबियों को पहचानना, उनमें क्या क्वालिटीज हैं, ना कि उनमें कमियां क्या हैं। कमी को ना देखते हुए उनकी खूबी को हम देखें और उनकी खूबियों के प्रदर्शन को और कैसे बेहतर हम कर सकते हैं, ये करने के लिए बच्चों को हमें अवसर प्रदान करना होंगे। और बच्चों को विभिन्न जो क्षमताओं वाले बच्चों के साथ जो मेलजोल बढ़ाने के लिए, दोस्ती करने के लिए प्रयास करें ताकि वो अन्य बच्चों के साथ मिल सकें, चूंकि समावेशन की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ एक और जो बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं, जब वो अपने पीयर ग्रुप के साथ काम करते हैं। तो पीयर ग्रुप लर्निंग के लिए एक्टिविटीज आप डिजाइन कर रहे हैं और ये एक्टिविटीज आपको मॉड्यूल 1 समावेश में बताया गया है कि किस प्रकार की गतिविधियां आप करा सकते हैं। तो मॉड्यूल 1 आप जब पूर्ण कर लेते हैं तो समावेश अब आपको ट्रांजिट करना है अपने क्लासरूम में और इन सब चीजों को आपको प्लान करना होगा। अब दूसरा है कि संवाद किस प्रकार करें, विभिन्न माध्यमों से प्रभावी संवाद करना। अगर किसी बच्चे की सुनने की क्षमता कम है तो अपने शब्दों को स्पष्ट रूप से बताने या उसे समझाने के लिए दृश्य माध्यम का भी उपयोग कर सकते हैं, उसको विजुअलाइज करें। कोई ऐसा कंटेंट है जो टेक्स्ट फॉर्म में, तो उसको आप पिक्चर फॉर्म में लेकर आए। तो ये चीजें जो हैं प्रभावी संवाद को करने के लिए हमें मदद करती हैं। इस प्रकार के TLM आप यूज करते हैं। और सांकेतिक भाषा का उपयोग, मान लीजिए वो बच्चा जो है आपकी कक्षा में, तो कुछ संकेतों का उपयोग भी आप
करके उसकी प्रतिक्रियाओं को, उसकी जो अभिव्यक्ति है उसको आप जान सकते हैं। पीयर ग्रुप लर्निंग में जो हाथ से की जाने वाली गतिविधियां हैं, मौखिक और लिखित अभ्यास जो है बच्चे आपस में, जैसे आजकल आप करा ही रहे हैं, जो कॉपी चेकिंग का काम है, बच्चे लिख रहे हैं, तो एक दूसरे की जो होमवर्क है उसको शेयर करें, आपस में बातचीत करें, चेक करें। तो इस प्रकार बच्चों को समावेश करते हुए एक दूसरे के सहयोग से संवाद करके और इंक्लूड करके, ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस मॉड्यूल का, कि अब हमें समावेशन की ओर बढ़ना है। पहले यही अवधारणा थी कि समावेश मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर CWSN, बट अब इस मॉड्यूल से आपको ये और स्पष्ट हो चुका है कि समावेश जो एक वृद्ध, एक व्यापक अवधारणा है, और इस अवधारणा को हम सभी ने इस मॉड्यूल के माध्यम से बेहतर तरीके से समझा है। जी, बहुत धन्यवाद देवांग जी। बहुत व्यवस्थित तरीके से आपने अपने अनुभव के आधार पर इस बात को शेयर किया है कि हमारे शिक्षक साथी किस तरह से बच्चों के साथ संवाद की प्रक्रिया को, कक्षा प्रबंधन को व्यवस्थित कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे इनपुट जब आप देते हैं तो बच्चों के साथ आपका जो लगाव बनता है और बच्चों की समस्याओं को समझना और उनकी क्षमताओं को समझना आप सीख पाते हैं। यहाँ समावेशन से आशय, जैसा कि हमारे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। ट्राइबल बेल्ट में जाएंगे तो ट्राइबल बच्चों के संकोच और उनके जो संवाद की परेशानियां हैं वो एक अलग तरह की चुनौतियां हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए विशेष चुनौतियां हैं। वहां शिक्षक साथियों को उन लड़कियों की संवेदनशीलता को समझना होगा और उनके साथ सही तरीके से संवाद करके विद्यालय से जोड़ने की आवश्यकता होगी। और जब एक बार ऐसी छात्राएं विद्यालय से जुड़ती हैं तो उनके सीखने की गति का प्रभाव अलग तरह का दिखाई देता है। इसी तरह से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को समझते हुए यदि आपने अपने आप को थोड़ा सा बदलाव किया और अपने साथी बच्चों को की क्षमताओं को पहचाना और साथी बच्चों का सहयोग लेते हुए ऐसे बच्चों की मदद करवाई, तो ये बच्चों की सीखने की गति भी एक अलग तरह की होती है। और फिर वे जिस उत्साह के साथ घर जाते हैं तो पालकों के साथ उनके जो फीडबैक पहुंचते हैं तो पालकों का शिक्षकों के प्रति सम्मान का भाव बनता है और फिर वह विद्यालय के साथ सही तरीके से जुड़ पाते हैं। और जब आप पालकों से कोई सहयोग की अपेक्षा करते हैं तो वो सहयोग भी आपको सही तरीके से मिल पाता है। इसलिए पालकों से साझेदारी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू आता है समावेशन की प्रक्रिया में, कि जब आप बच्चे के साथ पहले व्यवहार ठीक करते हैं, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को गति देते हैं, बच्चों को अवसर प्रदान करते हैं, और फिर ऐसे बच्चे जब घरों पर पहुंचते हैं और अपने माता पिता के साथ शेयर करते हैं कि आज गुरुजी ने या नई बात किस तरह से सिखाई है, तो फिर पालकों का जुड़ाव और जिज्ञासा बनती है कि हम ऐसे विद्यालय की ओर जाएं और उनके अपने बच्चे की प्रगति के बारे में जानें। तो गतिविधियों का विवरण जब देने जाएंगे आप, तो निश्चित रूप से आपकी जो यात्रा थी बच्चे के सीखने की प्रक्रिया के दौरान, तो उस यात्रा का विवरण बच्चा पहले ही माता पिता को दे चुका होगा। इस बात को जरूर ध्यान रखना होगा। इसी तरह से सीखने के लक्ष्यों को आपने पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के माध्यम से जो निर्धारित किया है, वो सीखने की प्रक्रिया बच्चे में आ गई तो बच्चे का रिफ्लेक्शन पालकों तक निश्चित रूप से पहुंचता है। और उन लक्ष्यों को जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग के माध्यम से बताने की प्रयास करते हैं तो पालकों की सहमति और सहयोग की भावना उसमें निश्चित रूप से बढ़ती है। इसी प्रकार से अभिभावकों के साथ जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की उपलब्धियां हैं, विशेष उपलब्धियां हैं, उसका यदि आपने प्रोफाइल तैयार किया हुआ है, जिसको इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान भी कहा जाता है, कि एक स्पेसिफिक बच्चे की वर्तमान जुलाई माह में क्या परिस्थिति थी और सीखने की यात्रा के दौरान नवंबर माह में वो किस स्थान पर आ गया है, यदि ये आपने प्रोफाइल तैयार किया है तो पालक भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि बच्चे ने कहां से कहां तक की यात्रा पूरी कर ली है। इस वजह से इस तरह की गतिविधियों को, इस तरह की प्रगति को यदि आप बेहतर तरीके से मेंटेन करते हैं और बच्चे में वो बातें आ रही हैं, तो आपकी जो माउथ पब्लिसिटी है बच्चे के माध्यम से, आपके प्रति सम्मान का भाव है वो बनता है और फिर पालकों से आपका बेहतर संवाद स्थापित हो सकता है।